सीधे रुक करते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी विजय मिश्रा बने हुए हैं। विजय, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा, एक युवा चेहरा जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। क्या अटकलें और क्या सुगबुगाहट जो है फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को यहां से होने जा रहा है। ब्राह्मण चेहरे के रूप में कांग्रेस जो है उन्हें प्रेजेंट कर रही थी और कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस में अगर अभी रहते तो शायद एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनको मिलने वाली थी। इसके पहले भी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें बंगाल उत्तर प्रदेश हालांकि जरूर है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना उचित समझा, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात बाकायदा कही जा रही थी कि अगर वो राजधानी लखनऊ से आते हैं तो काफी अच्छा रहेगा और राजधानी लखनऊ में उन्हें कहने के लिए ऊपर से कहा भी गया था। लेकिन ये जरूर है कि और फिलहाल लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दिल्ली मुख्यालय की, जहां पर आप देख पा रहे हैं जितिन प्रसाद जो है यहां पर पहुंच चुके हैं। मंत्री पीयूष गोयल भी मौके पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में अब ये जो बीजेपी का दामन है वो जितिन प्रसाद थामेंगे। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये। हम आपका स्वागत करते हैं। जितिन प्रसाद जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं। आप पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कांग्रेस संगठन में कई विभिन्न पदों में आपने कार्य किया है। आपके पिताजी स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में और मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी जो आज हमारे मध्य हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वह श्री जितिन प्रसाद जी को पार्टी की सदस्यता दिलाएं और पार्टी की सदस्यता की पर्ची उनको सौंपें। आदरणीय पीयूष गोयल जी बुके देके आपका स्वागत करें। इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि जितिन प्रसाद जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। धन्यवाद अनिल जी। माननीय जितिन प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। मुझे अभी भी याद है, शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी जब आकाशात्मक एकदम सडनली उनके पूज्य पिताजी का देहांत हुआ। और ये मुंबई में तब काम करा करते थे, बहुत अच्छी पद पर थे। दून स्कूल से पढ़ाई की, श्री राम कॉलेज से, दिल्ली के विख्यात कॉलेज से पढ़ने के बाद MBA करने के बाद अपने काम में लगे थे जब बहुत छोटी उम्र में उनको परिवार को ये धक्का पड़ा। लेकिन छोटी आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से, अपने काम से लोगों का दिल जीता। 2 बार पार्लियामेंट में अच्छे मतों से
जीते, पहली बार शाहजहांपुर से 2004 में, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी थी देश की, वो हम सब भली भांति याद करते हैं। केंद्र सरकार में भी मेरे मित्र जितेंद्र जी अलग अलग विभागों को देख चुके हैं, मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभव है उनका, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। मुझे तो एक पर्सनल अनुभव भी है। मैं याद करता हूं कि जब ये पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने बहुत प्रयत्न करके उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कन्वर्जन स्वीकृत तो करा पाई, लेकिन उसको गति नहीं दिलवा पाए थे कि वो जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द वो पूरा हो काम। मोदी जी की सरकार 2014 में आए, तब ये सांसद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुधरे, उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे, और रेल मंत्रालय के पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोदी सरकार आने के बाद। तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता, और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता, जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितेंद्र प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितेंद्र प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। जितेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा। अनिल बलूनी जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से, 8-10 सालों से
महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, कि निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहाँ सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। कल्याणकारी योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने की हैं, जो गांव-गांव हम देखते हैं, चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में जरूरतमंद है। और दूसरा कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीतिक माध्यम, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य है? तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। मैं इस वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक। मगर अब मैं समर्पित एक, गोयल जी आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य, सबका विकास और सबका साथ, जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। धन्यवाद। एक मिनट, अभी आप इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करेंगे और क्योंकि कोविड गाइडलाइंस हैं, सब लोग पालन कीजिए। ये टिक टैक थोड़ी देर बाद में एक एक करके सबको देंगे, कृपया अनुशासन बनाए रखें। तो कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में सदस्यता ली गई है, बीजेपी में शामिल हुए हैं जितिन प्रसाद। ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है जितिन प्रसाद, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कराया है शामिल। और अगर मुख्य बातों की बात करें तो आपने सुना किस तरीके से जितिन प्रसाद ने साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि लगभग
8 सालों से यह महसूस कर रहा हूं कि कांग्रेस में मैं सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा हूं। और उन्होंने यह भी जिक्र किया कि अगर आप लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, अगर आप लोगों की काम नहीं कर सकते तो क्या फायदा। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी न्यूज रूम से अतुल बने हुए हैं। अतुल, हमने सुना किस तरीके से जितिन प्रसाद ने यहां जिक्र किया कि लगभग 8 साल से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जो काम मैं करना चाहता हूं कांग्रेस में मैं नहीं कर पा रहा हूं। और खासतौर पर उन्होंने यह भी जिक्र किया कि अगर आप लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर पार्टी का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और जैसा जितिन प्रसाद ने अपने मुंह से खुद ये बात कही है, अपनी बात जब वो रख रहे थे कि जब मैं काम ही नहीं कर पा रहा, या फिर जो हमारी असल राजनीति करने की मंशा है, या फिर जिनके लिए हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में है, उनकी आवाज ही में अगर नहीं बन पा रहा तो फिर यहां दम घुट रहा है एक तरीके से। इसी वजह से उन्होंने देखिए एक तरफ ना सिर्फ बीजेपी का आभार व्यक्त किया, प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई सबसे बड़ा नेता इस वक्त में नहीं है, ये बात उन्होंने कही। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो बाकी दल हैं, राष्ट्रीय स्तर के दल जो है, यानी सीधे तौर पर कांग्रेस पर ही वो कह रहे थे, आप बात समझिए सचिन, कि कांग्रेस में भी व्यक्ति विशेष की पूजा अर्चना है, व्यक्ति विशेष की वो पार्टी है, यानी सीधा टारगेट उन्होंने उन्हीं पर किया जिसके बेहद करीबी वो माने जाते थे, यानी राहुल गांधी परिवार पर एक तरीके से उन्होंने हमला किया। और ये बात कहते उन्होंने कहा कि आज की तिथि में, आज के दौर में अगर वाकई राजनीति करनी है एक राष्ट्रीय पार्टी में रहकर, तो उससे में बीजेपी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। यहां पर आप देखिए एक राजघराने परिवार से वो आते हैं, दादा, पिता और फिर खुद जितिन, तीनों कांग्रेस में। लेकिन आज उस परिवार का उस पार्टी से भी नाता टूट गया। सबने कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति की और लगातार उनकी सक्रियता रही। एक बड़ा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनको आज के दौर से ही नहीं देखा जा रहा। आप समझिए जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जो तराई का इलाका है, बीजेपी के इस दांव से या जितिन के इस दांव से दोनों को, जितिन को भी और बीजेपी को भी फायदा मिल सकता है। क्योंकि एक तरीके से पिछले कुछ दिनों में ब्राह्मण बनाम ठाकुर इस तरीके से भी माहौल बनाया गया था कि उसका भी जवाब है। इसमें आप सीतापुर से लेकर लखीमपुर से लेकर शाहजहांपुर से लेकर बरेली तक आ जाइए, बहराइच तक आ जाइए, सब जगहों पर कम से कम एक दबदबा है। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर तराई का जो इलाका है वहां तक इस परिवार का अपने आप में एक दखल है। उस रियासत को, जो कि एक राजघराने की रियासत है, उसको तो उन्होंने संभाला ही लंबे समय तक, लेकिन जो सियासत की राजनीति है और जो राजनीति इस वक्त के दौर में चल रही है, उसमें एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक वाकई आप कह सकते हैं। और मैंने दोनों चीजों पर इसीलिए बार बार कह रहा हूं, जितिन के लिए भी जरूरी था, बीजेपी के लिए तो अपने आप में जरूरी हो गया था, या फिर कह सकते हैं कि उनके पास एक बेहतर विकल्प और मिल गया। वो अपना काम तो करते ही हैं, लेकिन नजर और जगहों पर भी रखते हैं। इसी को आज के दौर की राजनीति कहते हैं कि आप बिल्कुल आराम फरमाते हुए राजनीति कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। बीजेपी चाहे भले चुनाव अभी जीती हो, लेकिन फिर उसी प्रदेश में तैयारी में जुट जाती है कि अगला चुनाव होगा। सरकार तो बन गई, सरकार चलती रहेगी, लेकिन अगला चुनाव और उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है। इस पैटर्न पर कोई भी पार्टी नहीं चल रही है, और उसी का कारण है कि बीजेपी को लगातार फायदे भी मिले, कुछ जगहों पर नुकसान भले उनको हुए, लेकिन उनकी कोशिश जारी रही। ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल आप देखिए। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो शायद अभी भी उसी पारंपरिक पैटर्न पर चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय जो जिम्मेदारी जितिन को दी गई थी और जितिन प्रसाद ने उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की, लेकिन उनकी वहां पर भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो वही दर्द आज उनका झलक रहा है। वो कह रहे हैं कि हम जो सेवा करना चाहते हैं या फिर हम जिनके लिए राजनीति में आए हैं, अगर उनकी आवाज ही हम नहीं बन पाएंगे तो फिर मतलब क्या है। और शायद यही वजह था उन्होंने कहा कि बीजेपी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। और आप अब समझिए यहां पर वो जो G23 जो चिट्ठी लिखने वाला ग्रुप था वो अब G22 रह गया है, क्योंकि एक उसमें से जितिन माइनस हो गए। अब वो G22 पर भी क्या बीजेपी की नजर है, क्योंकि वहां पर भी कई ऐसे नाम हैं। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति आप समझिए, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, इन लोगों ने जिस तरीके से पिछले दिनों में अपनी बात को मुखरता से रखी है, फिर उसके बाद कई ऐसे वाकये हुए हैं। प्रधानमंत्री का गुलाम नबी आजाद के लिए उस सदन के अंदर जो भाषण था, जो संबोधन था, विदाई संबोधन, उसको आप समझिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत दूर तक अगर आप देख पाएंगे तो समझेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप देखिए तो बीजेपी के लिए वाकई फायदा है। एक तराई का हिस्सा उत्तर प्रदेश पश्चिमी इलाका, या फिर कहें कि ब्राह्मणों में एक ठीक ठाक पकड़ है, या फिर कहें कि उससे एक फायदा कम से कम मिलेगा। अगर जितिन बीजेपी के साथ रहकर चुनाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक एज मिलना लाजमी है। कांग्रेस अब इसकी भरपाई कैसे करेगी और किस तरीके से इस कदम को जितिन के कांग्रेस आगे रखेगी, उनकी आलोचना करेगी तो क्या कहेगी, क्योंकि बेहद करीबी उस परिवार के, बेहद करीबी खुद राहुल गांधी के
युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस को लेकर भी वो लगातार शुरुआती दौर से ही काम करते रहे। तो एक लंबा समय उन्होंने संगठन में और पार्टी में और फिर यूपीए 2 में सरकार में भी दिया है मंत्री के तौर पर। बिल्कुल। तो बहुत ही करीब और बहुत ही ज्यादा बारीकी से उस पार्टी की गतिविधियों को समझते हैं। उनका विकल्प क्या तलाशेगी कांग्रेस, ये देखना जरूरी होगा। ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए अतुल हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपने दी है और कुछ बड़ी बातें जो लगातार आपने जिक्र किया। हमारे साथ लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विजय, बार बार लगातार ये जिक्र किया जा रहा है कि बड़ा चेहरा, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा, लेकिन अगर हम बात करें पिछले कुछ रिकॉर्ड्स की अगर हम बात कर ले तो हमने देखा किस तरीके से लगभग 2 लोकसभा चुनाव और एक विधानसभा चुनाव जो है वो खुद जितेंद्र प्रसाद जो है वो हार गए हैं। क्या आने वाले वक्त में अगर हम बात करें खासतौर पर तैयारियों की, क्योंकि देखिए वक्त बहुत कम बचा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, अब ऐसे में बीजेपी की तैयारी जो है वो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को खोखला करने में लगातार जो उनकी रणनीति है वो यहां पर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस केंद्र सेंट्रल केंद्र की तरफ से काफी ज्यादा भरोसा किया जाता रहा, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां भी उन्हें मिलती रही। हाल ही में बंगाल का प्रभार भी उन्हें दिया गया था। बंगाल की पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा उन्हें जानकारी भी थी और यहाँ के प्रभारी के रूप बना करके कांग्रेस के प्रभारी के रूप में उन्हें भेजा भी गया था। वहां पर उन्होंने बहुत सारी रैलियां वगैरह भी की थी। तो एक ऐसे भरोसेमंद चेहरे को तोड़ने में कामयाब रही है भाजपा, जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। 3 पीढ़ियों से इनका पूरा परिवार जो है वो कांग्रेस में ही रहा है। इनके दादा की भी जो राजनीति रही वो कांग्रेस में रही, इनके पिता की भी जो पूरी पॉलिटिक्स थी वो भी कांग्रेस में रही। कांग्रेस में इन्हें कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां इससे पहले भी दी गई। जब कांग्रेस सरकार में रही तो इन्हें मंत्री पद भी इनके पास था और इसके बाद भी यहाँ पर जब भी चुनाव हुआ, चाहे ये सीट हारे चाहे जीते, लेकिन यहाँ की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो इन्हीं के अनुसार ही तय होती रही। चाहे किसी को टिकट दिलाना रहा हो या विधानसभा में किसी के चुनाव रहे हो या लोकसभा में खुद इनके टिकट की बात रही हो या फिर इस लोकसभा में जो विधानसभा सीटें रही हो उस पर टिकट देने की बात रही हो, तो बिल्कुल इनकी सहमति के बगैर यहाँ आसपास जो टिकट है वो किसी को नहीं दिया जाता था। तो ऐसे में कांग्रेस के भरोसेमंद चेहरे को यहाँ पर भाजपा जो है वो तोड़ने में कामयाब रही है और यही वजह है कि जिसके लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ब्राह्मण चेहरे के रूप में इन्हें डेवलप किया था कांग्रेस ने और लगातार जो जानकारी हमें मिली थी कि इनके कद को सिर्फ ब्राह्मण चेहरे के रूप में बढ़ाने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लगातार इस बात की जानकारी आ रही थी कि ब्राह्मण जो है वो भाजपा से नाराज है। तो ऐसे में इस वर्ग को जो है वो कांग्रेस अपने पक्ष पे कैसे करे, तो इनकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई थी और ये बात सामने आई भी थी और काफी ज्यादा संख्या में ब्राह्मणों को जोड़ने में कामयाब भी ये रहे थे। अब इनकी नई राजनीति कैसी रहती है और भाजपा में कहाँ इन्हें स्थान दिया जाता है इसका इंतजार जरूर रहेगा। लेकिन जो सुबह से अटकलें चल रही थी और इसके पहले भी लगातार जो बातचीत चल रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही भाजपा ज्वाइनिंग के साथ ही अटकलों को विराम दिया गया। हालांकि इनसे कई सारे सवाल भी लोग करना चाहते थे, लेकिन उससे बचते हुए जितेंद्र प्रसाद नजर आए और उनका भी मैं पूरा वक्तव्य सुन रहा था ज्वाइनिंग के दौरान, जिसमें वो कहते रहे कि मैंने भाजपा क्यों ज्वाइन किया ये महत्वपूर्ण है, बल्कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कौन सी पार्टी छोड़कर आया हूं और किस कारण से मुझे यहाँ पर मुझे ज्वाइन करना पड़ा। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस को दबे शब्दों में जो कांग्रेस के इस समय लगातार यहाँ का जो प्रभार संभाले हुई है, चाहे प्रियंका जी हो या फिर लगातार राहुल गांधी को लेकर के, हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन कहीं ना कहीं छिपी बातों से वो इस बात को कहते हुए नजर आए, क्योंकि इसके पहले भी जो एक पत्र लिखा गया था जिसमें ये भी शामिल थे, उस पत्र को लिखने में गुलाम नबी आजाद सहित कई सारे चेहरे थे वो उसमें शामिल थे। तो ये पत्र जो लिखा गया था उसमें इन्होंने अपनी बात जो है साफ तौर से लिख करके इस बात को जता दिया था कि भाई वो किन वजहों से वो इस पत्र को लिख रहे हैं और अब जब वो भाजपा में शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो अटकलें उस समय से लग रही थी उसको विराम मिला है कि हाँ भाजपा में अब इन्होंने अपना स्थान बना लिया है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस ने काफी कोशिश भी की पिछली बार भी कि इन्हें जो है वो नाराजगी इनकी दूर हो, क्योंकि पत्र लिखे जाने के बावजूद भी ब्राह्मण इन्हें यहाँ पर ब्राह्मणों को एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई, साथ ही साथ बंगाल का प्रभार भी दिया गया। लेकिन एक बड़ा झटका कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए, एक बड़े चेहरे के रूप में जितेंद्र प्रसाद जाने जाते थे, एक लंबे क्षेत्र में उनका प्रभाव था, तो वो एक बड़ा नुकसान ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस को हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जी।
बिल्कुल लगातार बने रहिए विजय हमारे साथ। अतुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से खास तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस से एक एक कर ऐसे बड़े चेहरे, बड़ी नेता, युवा चेहरा जो है वो यहाँ से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो आने वाले वक्त में वो और कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जिसको अब कांग्रेस प्रमोट कर सकती है? कांग्रेस किसको प्रमोट करेगी, कांग्रेस पार्टी का विषय है। फिलहाल इस पर हम अभी से क्या कहें। प्रियंका गांधी अपने आप में सबसे बड़ा चेहरा है और उन्हीं के नेतृत्व में उनको लड़ाई लड़नी है, तो वो उसके हिसाब से रणनीति बनाएंगे। हाँ, बीजेपी छोटे से लेकर बड़े सब पर नजर रखती है और उसका प्रमाण एक आज और भी मिला है। उनकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। लगातार चुनाव की भी तैयारी करते रहो, राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहो, संगठन के तौर पर सक्रिय रहो और साथ में अगर सत्ता मिली है तो जिम्मेदारी भी निभाओ। अब यहां पर खुद जितिन के जरिए कांग्रेस को जो बड़ा डेंट दिया है बीजेपी ने, या जितिन ने खुद बीजेपी के साथ जाकर कांग्रेस को डेंट दिया है, उसकी भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। वो अभी भी आप देखिएगा कि जब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होगा, वो चाहे अजय कुमार लल्लू से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम नेता जो भी अपनी बात रखेंगे, वो बहुत ही सहजता से इसको दिखाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी खास नहीं हुआ। जितिन को जाना था वो चले गए, हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि ये वो नाम है, वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वो चाहे जितिन प्रसाद हो, वो चाहे सचिन पायलट हो, इनकी एक तिकड़ी थी जो कि राहुल के एक दोस्त के तौर पर मानी जाती थी और कहा जाता था कि ये बेहद करीबी हैं, बहुत कुछ इन्हीं के इर्द गिर्द रहता है। उनमें से अगर दो लोग अब बीजेपी के साथ हैं तो आप समझिए कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर इसका कहीं ना कहीं नुकसान तो है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी को अगर हम देखें तो लगातार जब भी उनसे इस बात पर कोई चर्चा की गई तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बहुत हल्के अंदाज में इसको लिया। तो भरपाई कैसे होगी, क्योंकि ये बेहद करीबी लोग थे, बहुत अंदरूनी चीजें इनके पास हैं और इनका राजनीतिक तौर पर एक पारिवारिक इतिहास भी रहा है। जितिन की अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा कि वो दादा से लेकर, पिता से लेकर और खुद जितिन, वो जो परिवार का एक रिश्ता था, लंबे समय से, दशकों से चला रहा था, वो भी रिश्ता इस पार्टी से टूट गया है। जितिन ने बहुत कम शब्दों में जो बात कही है, वो सीधे तौर पर एक तरीके से अपने अंदर का जो दर्द था वहीं जाहिर कर रहे थे कि बार बार कहने के बाद भी, बार बार बोलने के बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो चाहे पश्चिम बंगाल में मुझे जिम्मेदारी दी गई तो भी कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ एक तरीके से मुझे जिम्मेदारी दे दी गई और भेज दिया गया। या फिर उसके बाद कहे कि जो उसके पहले से एक सिलसिला चल रहा था, जो पत्र लिखने का सिलसिला कांग्रेस पार्टी में लगातार चल रहा था और वो 23 नाम बड़े नाम थे, जितिन भी उसमें से एक थे, तो वहां पर भी सुनवाई नहीं हुई, उसको भी बहुत हल्के फुल्के अंदाज में लिया गया। ये अपने आप में एक संकेत था और उस संकेत के बाद ये होना लाजमी था। शुरुआत जितनी से हुई है, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका कितना बड़ा परिवर्तन होगा, कितना बड़ा असर आएगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, मजबूती मिली है, इसमें कोई संकोच नहीं है, दोनों को, बीजेपी को भी और जितिन को भी। ठीक है, बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम जो लगातार आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में देखिए कुछ मुख्य बातें यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली, सुनने को मिली कि 3 पीढ़ियों से लगातार जितिन प्रसाद जो है वो जुड़े हुए थे कांग्रेस से, लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं और कहने के राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को भी झेलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जितिन को भी फायदा होगा और बीजेपी को भी आने वाले वक्त में फायदा जरूर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।